तो आज उन सारे क्वेश्चंस को मैं पहले सॉल्व करूंगा और आप लोग अपना मैच कर लेना तुम्हारा क्या आंसर आया था उसके हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो देखो तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो पहला एग्जांपल है इसमें पूछ रहा है सबसे स्टेबल कौन सा है, आई मीन स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो अपन यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे, तो अपन देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज है, सर यहाँ सीधा चार्ज पे आ जाएंगे, नहीं पहले पाई बॉन्ड को चेक करेंगे, पाई बॉन्ड दोनों में इक्वल नंबर है। उसके बाद बात करेंगे भैया कि ऑक्टेट के बारे में बात कर लेते हैं, ऑक्टेट इसका भी है इसका भी है, परफेक्ट है। उसके बाद देख लेते हैं कौन सा चार्ज है कौन सा चार्ज नहीं है, तो ऑब्वियसली ए जो चार्ज है नहीं है और बी जो है वो चार्ज तो नहीं है बट नेट चार्ज डेवलपमेंट 0 है, ऑल्दो देख चार्ज तो मेरे को दिख रहा है। तो मतलब ये होगा कि ए जो होगा वो बी से ज्यादा स्टेबल होगा। ये सबका आया था क्या, सबका आना चाहिए वाला। फिर इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ पर कार्बन पे माइनस है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस है, बाकी सारी बातें सेम है। यहाँ भी सबका ऑक्टेट है, यहाँ भी सबका ऑक्टेट है, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड यहाँ भी एक पाई बॉन्ड, तो बच गया क्या, यहाँ पे भी एक चार्ज यहाँ पे भी एक चार्ज, तो बच क्या गया, बच गया कि किसके ऊपर चार्ज है। तो यहाँ कार्बन पे चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज है, तो ऑब्वियसली बात है जो ऑक्सीजन का चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है किसके, कार्बन के चार्ज से। आई विल गो विद बी मोर देन ए। क्या ये सबका आया है, क्या ये आंसर सबका आया है, रिप्लाई करो रिप्लाई करो रिप्लाई। क्या ये आंसर सबका आया है, परफेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ तुम्हारे पास ये सब है तुम्हारे पास ये सब है, तो वैसे केस में क्या करना चाहिए। तो वैसे केस में बहुत ही सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है इसमें। अपन देख लेंगे चार्ज वार्ज के बारे में बात करेंगे, पाई बॉन्ड एक और एक, परफेक्ट। इसमें भी ऑक्टेट इसमें भी ऑक्टेट, परफेक्ट। उसके बाद क्या देख रहे हैं अपन कि यहाँ पर जो है तुम्हारे पास देख सकते हो, यहाँ पर कार्बन पे माइनस है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे माइनस है, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन का माइनस बेटर है, तो आई विल गो विद बी इज मोर देन ए। ऑल दो सर चार्ज आपने तो चार्ज तो देखा ही नहीं, तो बेटा चार्ज दोनों में सेम है, यहाँ भी एक माइनस वहां भी एक माइनस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो सारे फैक्टर सेम है, तो सिंपली अपन चार्ज पे आ जाएंगे, चार्ज किसके ऊपर है। तो चार्ज किसके ऊपर था, तो ऑब्वियसली एक में कार्बन के ऊपर एक में नाइट्रोजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पर कार्बन पे प्लस है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस है, तो ऑब्वियस सी बात है। बाकी सर ऑक्टेट की बात कर लो। हाँ पहले ऑक्टेट की बात कर लेते हैं बेटा, सुनना ध्यान से। यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चा, गलती यहाँ पे करेगा बच्चा, आते साल गलती करता है, क्या गलती करेगा देखो, इसमें एक पाई बॉन्ड, इसमें सॉरी इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं, इसमें एक पाई बॉन्ड। उसके बाद इसमें एक का ऑक्टेट नहीं है और यहाँ पे सबका ऑक्टेट है। मैंने बताया था ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज ऑक्टेट होता है, राइट। तो बच्चा यहाँ पर गलती कर जाता है क्योंकि अपन बोल देते हैं ये ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल है बिकॉज कार्बन पे प्लस है, यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस है, लेकिन बिल्कुल गलत है। शुरुआत से शुरू करेंगे, शुरुआत में क्या बोलते हैं अपन, तो सबसे पहले पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड है इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, तो अगर ये स्ट्रक्चर ए है ये स्ट्रक्चर बी है तो ऑब्वियसली बी मोर देन ए। अब आप मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन अब तक कौन कौन गलत करते थे, ऐसे क्वेश्चन अभी तक कौन कौन गलत करते थे, आज के बाद गलत नहीं करोगे। ऐसे क्वेश्चन कौन गलत करते थे, बिना स्टेप्स को चेक किए सीधा अपन दो तीन कंक्लूजन, वो भी बिना प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड किए कुछ भी लगाते रहते हैं। कार्बन पे प्लस मोस्टली बच्चे यूज करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर क्या है, प्लस है या माइनस है, मोस्टली बच्चे ही यूज करते हैं। सबसे फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो तरीका है स्टेबिलिटी डिसाइड करने का वो यही है, लेकिन वो तरीका नहीं है, तो तरीका तो है रूल वाइज जाना चाहिए हमें। सबसे पहले पाई बॉन्ड, फिर ऑक्टेट, फिर चार्ज, फिर उसके बाद चार्ज ऑन विच एलिमेंट, उसके बाद फर्दर अपन जो भी और तरीके मैंने बताए हैं रूल्स वाइज वो आपको फॉलो करना है। तो अभी तक कौन सा गलत करते थे भाई, एक्सेप्ट करने में कुछ नहीं जाता है, इट्स ओके, एक्सेप्ट करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। चलो एनीवेज यहाँ वाला देखो तुम लोगों को सबको आता है, मतलब बहुत बढ़िया बेटा। इस वाले के अंदर देखो, इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसके अंदर चार्ज दिख गया, तो ऑब्वियसली बात है सबका ऑक्टेट है, हाँ दोनों में सबका ऑक्टेट है। बस अंतर क्या हो गया, इसमें चार्ज नहीं है इसमें चार्ज है, तो ऑब्वियसली बात है सर पाई बॉन्ड चेक कर लो, यहाँ भी दो पाई बॉन्ड यहाँ भी दो पाई बॉन्ड, सबका ऑक्टेट, यहाँ चार्ज नहीं है यहाँ चार्ज है, तो मतलब हो गया आंसर ए इज मोर देन बी, ए इज मोर देन बी, ठीक है। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपन देखें तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि भैया यहाँ पर इसमें कोई चार्ज नहीं है और इसमें चार्ज दिख रहा है, राइट। लेकिन उससे पहले ऑक्टेट वॉक्टेट चेक कर लेते हैं, सबका ऑक्टेट यहाँ पे सबका आई मीन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1, यहाँ भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1, तो देख के क्लियरली लग रहा है कि भैया बी जो है वो कम स्टेबल है, ए जो है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। हर्षिल क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है और कोई, सर 6 ऑक्सीजन के ऑक्टेट बताया आपने, सर 6 ऑक्सीजन के ऑक्टेट, हाँ 6 में ऑक्सीजन पे ऑक्टेट है, मैंने बताया था ना ऑक्सीजन का ऑक्टेट हमेशा होता है अगर वो प्लस बॉन्ड प्लस के साथ है, तो मतलब प्लस पे है तो ऑक्टेट है। H3O प्लस एग्जांपल ले लो ना, 3 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन और प्लस चार्ज होता है, क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट नहीं है, बिल्कुल है। ऑक्सीजन के ऑटोमर्स में कितना होता है, 6 होता है, एक चला गया बच गया 5, 5 में से 3 चला गया बॉन्डिंग में,
तो 3 बॉन्डिंग में गया, तो 3 बॉन्डिंग के थ्रू लाया भी वो शेयरिंग के थ्रू, तो 3 3 6 हो गए और 2 बचे हुए हैं, तो कितने हो गए 8 हो गए, बिल्कुल ऑक्टेट है। इसमें देखो बेटा, इसके अंदर ऑक्सीजन पे यहाँ पे कार्बन पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक दिख रहा है, पाई बॉन्ड एक दिख रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड एक भी नहीं दिख रहा, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पाई बॉन्ड एक दिख रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड एक भी नहीं दिख रहा, मतलब क्या हो गया, पहला ही आंसर आ गया, तो ए मोर देन क्या हो गया, बी हो गया। इसमें देख लो बेटा, तो इसमें सारे के सारे सिमिलर हैं, देख के लग रहे हैं अलग अलग बट हैं सिमिलर, कुछ अलग थोड़ी है, तो सबकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बराबर होगी, कुछ अलग थोड़ी है, सब सेम ही है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो एक पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, इसमें सबका ऑक्टेट, हाँ इसमें सबका ऑक्टेट, हाँ। अब यहाँ पर चार्ज है, हाँ यहाँ भी है, हाँ यहाँ पे कार्बन पे माइनस, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का माइनस बेटर है, तो बी मोर देन ए हो गया। अगले वाले पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, आई मीन इसका ऑक्टेट पूरा, हाँ इसका ऑक्टेट पूरा, हाँ सबका ऑक्टेट पूरा। फिर यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, पहले तो पाई बॉन्ड चेक करते थे, पहले पाई बॉन्ड ओके, ऑक्टेट ऑक्टेट ओके, माइनस माइनस एक चार्ज, हाँ दोनों पे ओके। अब क्या, तो एक में सल्फर पे माइनस और एक में कार्बन पे माइनस, तो सल्फर का माइनस बेटर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी मोर देन ए, बिकॉज सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अगले वाले पे आ जाओ, यहाँ पर देखो इस वाले में आपको दिख रहा है एक भी पाई बॉन्ड, आई मीन एक भी चार्ज नहीं है, यहाँ पर 2 चार्ज दिख रहे हैं, लेकिन पहले तो पाई बॉन्ड चेक कर लेते हैं, यहाँ 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, फिर ऑक्टेट चेक करते हैं, यहाँ पे सबका ऑक्टेट, यहाँ पे भी सबका ऑक्टेट, परफेक्ट। अब आते हैं चार्ज पे, इस पे चार्ज नहीं, इस पे चार्ज हाँ, तो मतलब क्या हो गया, बी मोर देन। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो इसके में 2 2 4 4 पाई बॉन्ड, यहाँ पर 2 2 4 4 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 2 4 4 पाई बॉन्ड तो सब पे है, ऑक्टेट 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 सब पे ऑक्टेट है। अब चार्ज पे आ जाओ, तो यहाँ पर एक चार्ज दिख रहा है, यहाँ पर भी एक चार्ज दिख रहा है, और यहाँ पर भी एक चार्ज दिख रहा है। चार्ज से ही समझ में आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज है, यहाँ पे कार्बन पे चार्ज है, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे चार्ज है माइनस का, तो सबसे स्टेबल कौन होगा, ए, फिर होगा सी, और फिर होगा बी। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे चार्ज नहीं है, ऑक्टेट, इसमें ऑक्टेट है, हाँ इसमें ऑक्टेट है, नहीं कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसमें ऑक्टेट है, नहीं इसमें भी कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो सबसे आगे तो ए चला गया। अब आते हैं इन दोनों के ऊपर, तो इसमें ऑक्टेट नहीं है, हाँ नहीं है, इसमें ऑक्टेट नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब आते हैं किसके ऊपर, तो चार्ज के ऊपर, यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज है माइनस का, राइट, आई मीन चार्ज दोनों बॉडी पर है, राइट। अब चार्ज में भी इसमें ऑक्सीजन पे माइनस है, और यहाँ पर नाइट्रोजन पे माइनस है, और दोनों में कार्बन पे प्लस है, तो कार्बन का प्लस तो कॉमन है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ पे नाइट्रोजन पे माइनस है, ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, बी, उसके बाद सी। अगले वाले पे आओ, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबका ऑक्टेट नहीं, इसका ऑक्टेट नहीं है। सर पाई बॉन्ड के नंबर, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड के नंबर कितने हो गए, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड के नंबर हो गए 1, यहाँ पे पाई बॉन्ड के नंबर हो गए 2, समझना ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पाई बॉन्ड के नंबर हो गए 1, और यहाँ पे पाई बॉन्ड के नंबर हो गए 2, ज्यादा पाई बॉन्ड है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, ठीक है। अब ऑक्टेट एक में, इसमें ऑक्टेट नहीं था, फिर भी हाँ इसमें ऑक्टेट नहीं है, तो ऐसे भी अनस्टेबल है, बट चलो कोई बात नहीं, पाई बॉन्ड से ही क्लियर हो गया, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, तो ऑब्वियसली बी इज मोर स्टेबल देन ए। अब यहाँ पर तुम देखो, तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड, सबका ऑक्टेट सबका ऑक्टेट, इसमें चार्ज इसमें भी चार्ज, इसमें नाइट्रोजन पे माइनस, इसमें कार्बन पे माइनस, तो ऑब्वियसली बात है नाइट्रोजन पे माइनस इज मोर स्टेबल देन कार्बन पे माइनस। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, हाँ हाँ इस पे दिख रहा है मेरे को डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड 2, चलो ठीक, ऑक्टेट सबका ठीक, माइनस चार्ज 1, यहाँ पे माइनस चार्ज 1, ठीक, इसमें कार्बन पे माइनस, इसमें ऑक्सीजन पे माइनस, ऑब्वियसली बी मोर देन ए, स्टेबिलिटी। चलो इस तीनों में आ जाओ, ऑक्टेट सॉरी इस पे देखो, हाँ डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड 3, और मतलब पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड 3, वाह, नहीं पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड 3, मेरे को ये पाई बॉन्ड नहीं दिखा था, सब में 3 पाई बॉन्ड। अब आ जाओ ऑक्टेट 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 ऑक्टेट, सबका ऑक्टेट। अब आ जाते हैं चार्ज, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, उस पे माइनस, परफेक्ट। अब आ जाते हैं चार्ज किस पे, तो बी में ओ पे, तो सबसे स्टेबल वही हो गया, ये ओ का माइनस सबसे स्टेबल है। उसके बाद बच गया, अब इसमें भी कार्बन पे माइनस, उस पे भी कार्बन पे माइनस। अब देखते हैं अगला रूल होता है सेपरेशन, राइट, सेपरेशन का तो यहाँ पे कोई सीन ही नहीं बनता। उसके बाद होता है कार्बन जो माइनस है उसमें ज्यादा स्टेबल माइनस कौन सा है, तो आपको मैंने बताया ही था कि ज्यादा स्टेबल माइनस कौन सा होगा, ज्यादा स्टेबल माइनस हो जाएगा वो वाला जो लास्ट वाला है, राइट, यहाँ पर ये यहां से बेटर माइनस वो वाला है, ठीक है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो गया सी वाला, और फिर कौन सा हो गया ए वाला।
बेसिकली क्या हो रहा है, सी में क्रॉस रेजोनेंस नहीं है, सी में फ्लो है, इधर से लेके इधर तक चलाएगा माइनस। यहाँ पे क्रॉस रेजोनेंस है, कभी इधर कभी इधर। तो इधर वाला रेजोनेंस में क्या होगा कि ऑक्सीजन पे माइनस जाएगा और इधर वाले में कार्बन पे माइनस जाएगा, तो बट जाएगा माइनस, तो ज्यादा अच्छा नहीं है। वेराज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ शुरू होगा माइनस, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो स्टेबिलिटी वाइज ये ज्यादा हो जाता है। तो ये क्रॉस रेजोनेंस है, ये मतलब सिंपल एक फ्लो में रेजोनेंस है। तो अपन जाएंगे इसके साथ, ज्यादा स्टेबल ये है, फिर ये है, ये क्रॉस रेजोनेंस लेस स्टेबल है। ऐसे भी अपन देख रहे हैं मतलब देखो यहाँ पर वो चलेगा नहीं, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज ये भी माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस एम ग्रुप है, ये भी माइनस एम ग्रुप है। तो माइनस वाला ग्रुप दोनों में माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी ये वाला पूरा माइनस एम ग्रुप है। तो अगर माइनस एम ग्रुप हो तो एक फ्लो में अगर माइनस एम लग रहा हो, मतलब एक फ्लो में पूरा रेजोनेंस हो रहा हो, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है रादर क्रॉस से, क्योंकि क्रॉस में बढ़ जाता है दो तरफ और फ्लो में प्रॉपर आ जाता है, तो इस कारण से ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ आती है। इसमें ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम बनेंगे, और कम बनेंगे चलो वो तो चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये श्योर है कि यहाँ पर दोनों तरफ से डाइसी हो गए माइनस, कि किधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं, दोनों तरफ जाएगा, ये दोनों तरफ कंडीशन बन रहा है जाने का रेजोनेंस का। तो इधर गया तो कार्बन पे माइनस, इधर गया तो ऑक्सीजन पे माइनस, बट यहाँ पे क्या होगा, फ्लो में आएगा सीधा ऑक्सीजन पे माइनस। तो बेटर कौन सा वाला है? ये वाला। चलो इस वाले पे आते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड परफेक्ट, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड, सबसे आगे चला गया ए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब आ जाते हैं इन दोनों में। तो इन दोनों में देखो बेटा, तो इसमें देखो यहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड, यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड, परफेक्ट। उसके बाद आते हैं ऑक्टेट, यहाँ पर एक का ऑक्टेट नहीं है, यहाँ पे भी एक का ऑक्टेट नहीं है। कौन सा ऑक्टेट नहीं है? ये वाला ऑक्टेट नहीं है। अरे वाह। अब आ जाते हैं भाई, ऑक्टेट तो दोनों में नहीं है। फिर आते हैं अपन चार्ज, इसमें भी 2 चार्ज, इसमें भी 2 चार्ज है, परफेक्ट। अब आ जाते हैं चार्ज किस पे, तो यहाँ भी ऑक्सीजन पे माइनस है और यहाँ पे कार्बन पे माइनस है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस है और यहाँ पे कार्बन पे माइनस है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन का माइनस विल बी मोर स्टेबल देन कार्बन का माइनस। अब एक बच्चा बोलेगा सर एक बात बताओ, यहाँ पे तो प्लस माइनस चार्ज पास में है, तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ना। तो बेटा प्लस माइनस चार्ज पास में है, इसलिए बहुत स्टेबल होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत लगता है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, ये वाला बनना नहीं चाहिए, इसे जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर बनाया है ना, वो बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अगर हमने इसको इधर की तरफ भी डाला तो ये माइनस तो गायब हो जाएगा। अगर हम इसको यहां से यहां डालते हैं, ये यहां से यहां चला गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, ये यहां से यहां चला गया। 1 मिनट, वो जो लास्ट स्ट्रक्चर है ना, उसमें थोड़ा डाइसियम एक बार चेक कर लेता हूँ। ये यहां से यहां आ गया, ठीक है, तो ये यहां से यहां चला गया, ठीक। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, नहीं ये यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, बिकॉज यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये कार्बन sp हो जाएगा, sp कार्बन होगा तो हाईली स्टेरिकली क्या होगा, ये हाईली सॉरी स्टेरिक स्टेरिक बोलता हूँ, एंगल स्ट्रेन होगा। चलो इसको देख लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ भेजते हैं, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इस वाले पे प्लस आएगा। इसको बेटा ठीक कर लो, इसको यहाँ से यहाँ भेजो, तो जो लास्ट स्ट्रक्चर होगा मेरा वो कुछ ऐसा होगा, O माइनस डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे आ गया और इस जगह पे प्लस आएगा, ठीक है, ये हो सकता है। तो अगर दिस इज पॉसिबल तो वैसे केस में ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा इन दोनों में से? तो अगर आप देखोगे इसका प्लस माइनस काफी दूर है, इसका प्लस माइनस काफी दूर है, इसका प्लस माइनस काफी पास में है, तो मतलब क्या हो जाएगा, सबसे आगे ए, बेटा इसको ठीक कर लो, स्ट्रक्चर को ठीक कर लो आप लोग, फिर C एंड देन B। ऑक्टेट इसमें भी एक का नहीं है, इसमें भी एक का नहीं है, तो अब सीधा डिपेंडेंसी आ गई किसके ऊपर, माइनस है, तो O पे माइनस है, यहाँ भी O पे माइनस है। फिर डिपेंडेंसी आ गई चार्ज कितना पास है, तो इसमें चार्ज काफी दूर है, यहाँ पे चार्ज काफी पास है, ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, C वाला, ठीक है। सर ऐसे ही 13 भी देख लीजिए एक बार प्लीज, B बन पाएगा क्या? 13 में चेक कर लेता हूँ, नहीं बनेगा, इसको तोड़ दो, इसे सिखाए तो था, ये हो जाएगा। बनेगा क्या मतलब, ये वैसा वाला स्टेप है, कल तो इसके ऊपर डिस्कशन हुआ ही है कि अगर मान लो किसी के पास इलेक्ट्रॉन है और किसी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है,
और सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देके ये भी रेजोनेंस का केस ही है, लेकिन इसको हम रेजोनेंस के तौर पे काउंट नहीं करते, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब ये तुम्हारा ऐसा बना हुआ है, लेकिन अगर हम इसको फिर से वापस कर दें तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। चलिए अब अगले वाले पे आ जाओ। इसमें नाइट्रोजन पे प्लस, इसमें भी नाइट्रोजन प्लस, दोनों सेम ही है, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन है, तो मतलब A इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 18 नंबर पे, अच्छा 18th पेज पे आते हैं। इसमें देखो बेटा, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड एक, दो डबल बॉन्ड दो, ठीक है। ऑक्टेट सबका, ऑक्टेट एक का नहीं, तो मतलब क्या हो गया, ए जो है वो लेस स्टेबल है बी से। सर कैसे पता चला आपको, बेटा कार्बन के प्लस पे ऑक्टेट नहीं होता, बताया तो था लास्ट क्लास में। चलिए अगले वाले पे आ जाओ। इसमें पाई बॉन्ड एक, पाई बॉन्ड एक, दोनों सेम स्ट्रक्चर नहीं है, हाँ सेम ही है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले वाले पे आ जाओ। इसमें देखते बेटा, इसमें देखो पाई बॉन्ड दो, पाई बॉन्ड दो, परफेक्ट। उसके बाद इसमें ऑक्टेट सबका, इसमें भी ऑक्टेट सबका, परफेक्ट। फिर उसके बाद इसमें कार्बन पे माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस, इसमें नाइट्रोजन पे प्लस और नाइट्रोजन पे ही माइनस, तो मतलब ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल ये वाला हो जाएगा, तो मतलब बी इज मोर देन ए। इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन पे माइनस, इस वाले पे कार्बन पे माइनस, तीन डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, इसमें ऑक्सीजन पे माइनस, इसमें कार्बन पे माइनस। ऐसे भी इसमें बेंजोइड स्ट्रक्चर है, इसमें बेंजोइड नहीं है, फ्राइज रूल कहता है कि जो बेंजोइड रिटेन करेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन में आओ, तो इसमें एक बेंजोइड रिंग, इसमें दो बेंजोइड रिंग और इसमें तीन बेंजोइड रिंग, तो मतलब आ गया सबसे आगे सी, फिर बी और फिर ए, हो गया। सर 18th का फाइनल आंसर कंफर्म करा दीजिए, 18th का फाइनल आंसर कंफर्म करा तो दिया, 18th का ये लिखा तो यहाँ पर ए सी बी। 17 वाला फिर से रिपीट कर दूं, 17 वाले में कुछ है ही नहीं, तीन डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड। अब आ गया भैया ऑक्सीजन पे हम इसमें ऑक्टेट सबका सबका सबका, इसमें माइनस चार्ज एक, माइनस चार्ज एक, माइनस चार्ज एक, फिर आता है माइनस किस पे, तो ऑक्सीजन पे, तो सबसे आगे वो चला गया। अब फर्स्ट एंड लास्ट आता है, तो लास्ट वाले में क्या हो रहा है, एक सीरीज रेजोनेंस है, यहाँ स्टार्ट होगा यहाँ तक जाएगा, और इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस रेजोनेंस है, तो क्रॉस रेजोनेंस में क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी, इसकी चांस ऑक्सीजन तक आने की बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। वेरएज यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लो में यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है अंजलि, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी क्या होता है, सुनना ध्यान से, तो ये कैटेगरी, एक कैटेगरी है, राइट, एक कैटेगरी ऑफ नॉट आई से ओनली हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स है बेसिकली, इट्स नॉट ओनली अबाउट हाइड्रोकार्बन, ये कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल है। लेकिन चूंकि हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेजरली इसके बारे में, तो इस कारण से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल देते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन के साइक्लिक कंपाउंड्स की कैटेगरी है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो साइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी है जो कि पर्टिकुलरली एक रूल को फॉलो करती है। अब रूल क्या है, तो रूल होता है, उसको बोलते हैं हकल रूल। हकल रूल नाम का एक रूल है जो इस पर्टिकुलर थिंग को, आई मीन एरोमेटिसिटी को डिफाइन करता है। एरोमेटिसिटी के कारण कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो होता है वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबलाइज हो जाता है, और उसके पीछे का लॉजिक जो है वो बहुत ही हेवी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन्स दिस ऑल फेनोमेना ऑफ एरोमेटिसिटी, जो आप बैचलर्स में जब आप जाओगे, केमिस्ट्री कर लिया तुमने, तो तुम्हें वहां पे पढ़ाया जाएगा। मास्टर्स में जाओगे तो और अच्छे लेवल पे पढ़ाओगे, पढ़े जाओगे उसको, लेकिन उसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं बनता। हमारे कोर्स में क्या है, तो हमारे कोर्स में है कि हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक नहीं है। अगर एरोमेटिक नहीं है तो क्यों नहीं है, और एरोमेटिक है तो क्यों है। एट द सेम टाइम हमें उसके एप्लीकेशन पार्ट को भी आना चाहिए। तो एरोमेटिसिटी क्या होता है, तो मैंने बोला एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिसिटी क्या होता है, तो एरोमेटिसिटी इज अ काइंड ऑफ फेनोमेना जहां पे कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए, रूल को फॉलो करते हुए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से अगर हम सीधा डिफाइन करना चाहें इसको, तो डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं बनता। यहां से अपन आते हैं सीधे एक रूल के ऊपर, और जिसको हम लोग बोलते हैं हकल रूल।
बेसिकली हकल नाम के एक साइंटिस्ट ने रूल दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं हकल रूल। हकल रूल क्या होता है कि इसने कहा कि देखो अगर कभी भी 4n प्लस 2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन होगा, अगर 4n प्लस 2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा इसने कहा कि अगर कोई मॉलिक्यूल साइक्लिक होगा, साइक्लिक होना चाहिए। तीसरा है कि अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, मतलब ये मॉलिक्यूल के जो भी इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे वो प्लेनर होना चाहिए। चौथा कहता है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होगा तो ऑब्वियसली रेजोनेंस थ्रू आउट होना चाहिए, मतलब रेजोनेंस में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। रेजोनेंस इन द कंप्लीट रिंग होना चाहिए, कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए। तो फिर वैसे केस में हम बोलेंगे कि यहां पर सर n की वैल्यू जो होती है ये 0 1 2 3 4 कुछ भी होना चाहिए ऐसा, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, इंटीग्रल वैल्यूज होनी चाहिए। तो ये रेजोनेंस इन दी कंप्लीट रिंग, ये तीन कंडीशन अगर कोई सेटिस्फाई करता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि वो साइक्लिक कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो कंपाउंड जो है वो साइक्लिक है। अब इसमें पहला कंडीशन चेक करते हैं अपन। ये पहला कंडीशन जो है, ये पहला कंडीशन तो मैथ से समझ में आ जाएगा, तो ये मैथ है, सिंपल मैथ चेक कर लेना है इसमें। दूसरा कंडीशन तो तुम अंधे हो कि नहीं इस बात की प्रूफ देगा, राइट। मतलब तुमको इसके लिए क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास एक आंख होना चाहिए जो तुम्हारे सबके पास है। तीसरा ये प्लेनर है कि नहीं है ये तुम्हारे दिमाग से होगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। माइंड का क्या यूज है यहाँ पर, तो तुमको चेक करना पड़ेगा कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है कि नहीं, राइट। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपको पता है ये प्लेनर होते हैं, अगर सारे कार्बन sp2 हो गए तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएगा, राइट। तो ये चीज तीसरी चीज है। प्लेनर होने के लिए जरूरी नहीं है कि sp2 हमेशा हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब प्लेनर होना चाहिए। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आउट ऑफ द प्लेन हो जाए, को पता है ना, कभी कभी स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण भी आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन मैं इसलिए बोलूंगा कि यहाँ पर हम बस sp2 बोल के रहेंगे तो हम फिर बेंजीन को सेटिस्फाई करेंगे, हम बाकियों में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाएगा। तो इस कारण से हमें अपने यहाँ पे माइंड यूज करना पड़ेगा। और चौथा है रेजोनेंस इन दी कंप्लीट रिंग, तो ऑब्वियसली इसके लिए नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज क्या होगा, तो नॉलेज तो हमने तुमको दे ही दिया है ना। तो ये सब तुम्हारे पास अगर है, नॉलेज ऑफ क्या, रेजोनेंस, अगर तुम्हारे पास सब है तो फिर तुम आराम से किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में ये बोल सकते हो कि वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। लेकिन सर एरोमेटिक तो आपने बताया, एंटी और नॉन कहां बताया, तो मैंने क्या बोला, तुम अभी बस चेक कर सकते हो कि कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक है कि नहीं है। अब नहीं है तो क्या है, तो नहीं है तो क्या है, तो दो पॉसिबिलिटी है। तो दो पॉसिबिलिटी के अंदर एक पॉसिबिलिटी आती है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी एरोमेटिसिटी, और एक को बोलते हैं नॉन एरोमेटिसिटी। एंटी क्या होता है समझ लो, एक ही साथ दोनों बताऊंगा फिर समझना आसान हो जाएगा। तो एंटी एरोमेटिक क्या होता है, तो एंटी एरोमेटिक बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं ये, और ये फॉलो करते हैं रूल जो इसके अंदर होता है, ये रूल होता है 4n इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन, 4n इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन, पहली बात। और यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो वही 0 1 2 3 जो भी आपको लेना है। उसके बाद दूसरा बोलता है, दूसरा कहता है, हाँ यहाँ पे जीरो हटा देना, बिकॉज जीरो तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो 1 2 3 ले लो ऐसे करके, है ना, ये हो गया। उसके बाद दूसरा ये साइक्लिक, ये भी यहाँ पे भी होना चाहिए किसी को एंटी एरोमेटिक बनना है तो। तीसरा इसको प्लेनर होना चाहिए, यहाँ भी प्लेनर होना जरूरी है। और चौथा इसके अंदर भी रेजोनेंस इन द कंप्लीट रिंग होना चाहिए, रेजोनेंस इन कंप्लीट रिंग। अगर ये सारे कंडीशन कोई सेटिस्फाई करता है मॉलिक्यूल, तो वो मॉलिक्यूल जो है वो एंटी एरोमेटिक होता है। और अगर लेट सपोज इन दोनों में से किसी कैटेगरी में कोई मॉलिक्यूल फॉल नहीं करेगा, तो उसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को आप क्या बोलोगे, नॉन एरोमेटिक बोलोगे। क्या है कैसे है वो एग्जांपल समझ में आएगा, पहले इसको लिखो फटाफट। तो यहां अगर उसको कोई डिफाइन करना चाहे तो क्या कर सकता है, तो बोलेंगे यहां पर साइक्लिक डी, मैंने इन्हीं पॉइंट को उठा लिया है, लोकलाइजेशन of pi electron in complete ring and following हकल रूल, बस। और वही अगर एंटी को बोला जाए तो क्या होगा, साइक्लिक लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीट रिंग फॉलोइंग 4n
इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन रूल, 4n इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन रूल। सर नॉन एरोमेटिक भी साइक्लिक नहीं, नॉन एरोमेटिक तो एनीथिंग व्हिच डज नॉट इंक्लूड इन दिस टू आर व्हाट नॉन एरोमेटिक। क्या है साइक्लिक मतलब, देखो नॉन एरोमेटिक का मतलब क्या हो, जो एरोमेटिक नहीं है, तो नहीं होने के बाद एंटी फॉल करता है तो फिर वहां पे रुकना है, सोचना है। नॉन के लिए कुछ नहीं सोचना है, मैं तो बोलूंगा लेट सपोज मैं बोला CO2 क्या है, तो बोलो नॉन एरोमेटिक है ना, उसके लिए क्या सोचना है। आपको अगर पूछूंगा CO2 क्या है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, तो आप क्या बोलोगे, नॉन एरोमेटिक है। अब सर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, तो इन तीनों में बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर होता है नॉन एरोमेटिक, फिर होता है एंटी एरोमेटिक। बेसिकली इसके एमओटी जब ड्रॉ करते हैं ना, बेंजीन का ऐसे मान लो हमने ड्रॉ करते हैं, तो इसके अंदर इस तरह से ऑर्बिटल्स आते हैं, राइट, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं। ये आप जब फर्दर थ्योरीज पढ़ोगे, एडवांस थ्योरीज, मतलब एडवांस का मतलब जेई एडवांस थ्योरी नहीं, एडवांस थ्योरीज केमिस्ट्री के अंदर, तो वहां पे सिखाया जाता है, मुझे सिखाया गया था जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था इसको, केमिस्ट्री को लेके। तो बहुत ही मतलब अलग जोन है, बहुत अलग चीज है उसमें, हर मॉलिक्यूल का तुम एमओटी ड्रॉ करके हर मॉलिक्यूल के एरोमेटिसिटी के ऊपर कमेंट कर सकते हो थ्योरेटिकली। ये तो सिंपल रूल्स फॉलो करके तो बिल्कुल बन जाता है, अदरवाइज अगर उसको डीप मीनिंग में जाके अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो उसको भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। ऐसे बोलता है ना बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में तुम देखोगे, देखना यहाँ पे देखो ऐसे कुछ थ्योरीज है, जैसे बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग के अंदर हमें पता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मूव कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में तो मूव करेंगे ही, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं कि अगर मान लो ये तुम्हारा बेंजीन रिंग है, राइट, यहाँ पे तुम्हारा बेंजीन रिंग का प्लेन है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, अगर यहाँ पे मान लो मैंने बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ऐसे करके एक्सपेरिमेंट्स करके हमने इसके ऊपर बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड जब लगाएंगे तो ऑब्वियसली इन इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो फिर एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस आ गया, एक फिक्स डायरेक्शन में जब मूव करने लगेगा तो उस कारण से भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, उस कारण से भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा इसके परपेंडिकुलर प्लेन्स के अंदर, इस तरह से। इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर ना कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होना शुरू हो जाता है, मतलब कंप्लीट एक साइकिल में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है इस तरह से, ये अगर हमने इधर से लगा दिया तो, राइट, और ये इस तरह से अगर मैंने एक लगाया है फील्ड, देखो, और ये मूव करके इसने क्या करा, तो इसने मूव करके, अभी देखो अभी क्या था कि किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन अगर हमने लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा दिया इसको, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो फिर क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है ये फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, मतलब आपके इसके फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, और जिस कारण से ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। वो हम लोग बाइट सावर्स लॉ से सीख लेते हैं कि ऐसे घूमेगा तो नीचे की तरफ, ऐसे घूमेगा तो ऊपर की तरफ। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, ये रिपीट करके देखा गया कि यार इसके अंदर एक सस्टेनेबल रिंग बन रहा है, एक करंट फ्लो कर रहा है, एक रिंग बन रहा है, जिस कारण से एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये सब चीजें लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिस्कस किया, और फिर इस कारण से एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज डेवलप हो रही है, और वो प्रॉपर्टीज जो है वो इस पर्टिकुलर रिंग को बहुत स्टेबलाइज कर रही है। रेजोनेंस इज वन ऑफ द, आई मीन बेंजीन रिंग इज वन ऑफ द रोल मॉडल फॉर ऑल द एरोमेटिक कंपाउंड्स। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है इन सब की शुरुआत ही बेंजीन के सोच के साथ होती है, क्योंकि बेंजीन और बेंजीन जैसे ये कहा जाता है, ये बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन याद रखना इसकी स्टेबिलिटी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि सबसे ज्यादा हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ ये स्टेबल होते हैं। सुनना ध्यान से बेटा, होता क्या, देखो इसको इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, राइट, साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, मतलब ऐसा देखा कि यार बेंजीन इतना अलग सा क्यों है, मतलब अदर की बात की जाए तो इसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी इतनी हाई है, इसको जब हम इसके जब हम पाई बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं तो वी हैव टू पुट मोर एंड मोर एफर्ट्स, तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स रिपीट किए जाते हैं। अब एक्सपेरिमेंट्स में जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद क्या देखा गया, पूरे के पूरे रिंग में मैग्नेटिक फील्ड, आई मीन रिंग में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो एक पर्टिकुलर पूरे रिंग में चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो पूरे रिंग में चल रहा है, इस कारण से जो हमें एक फील्ड मिला, जो एक फील्ड हमने लगाया
और जो एक इंड्यूस फील्ड मिला, देखो आप इस रिंग के अंदर से पास होती हुई एक इंड्यूस फील्ड मिली, क्योंकि आपको पता होगा इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज रिजल्ट्स मैग्नेटिक फील्ड, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बाइट-सावर्स लॉ में, अगर किसी पर्टिकुलर वायर से आप करंट को पास करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे घूम रहा है, और हमने जब दिखता तो है नहीं इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, भाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा तो नहीं घूम रहा है ऐसे करके ऊपर और नीचे प्लेन के, ये ऐसे मैग्नेटिक प्लेन है, आई मीन ये ऐसे बेंजीन का प्लेन है, तो ऊपर भी घूम रहा है नीचे भी घूम रहा है, बिकॉज ये पाई बॉन्ड्स हैं। तो अगर ये पाई बॉन्ड्स ऊपर और नीचे, आई मीन जो पाई इलेक्ट्रॉन से ऊपर नीचे घूम रहे हैं, तो इस घूमने को जस्टिफाई करने के लोगों ने क्या करा, एक अप्लाइड फील्ड लगाया, और अप्लाइड फील्ड के बाद क्या देखा कि एक इंड्यूस फील्ड बना, क्योंकि अप्लाइड फील्ड लगाने से क्या हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे, अगर क्लॉकवाइज चल रहे थे तो क्लॉकवाइज होने लगे, मतलब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड का अगर ऐसा इंपैक्ट है कि इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज घुमा पाए तो क्लॉकवाइज घूमने लगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमा पाए तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे। आ रही बात समझ में? और जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो फॉर श्योर उससे एक फील्ड इंड्यूस होती है, और जो फील्ड है वो फील्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो फील्ड है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये फील्ड अगर आप देखोगे तो ये वाला फील्ड जो है आपको क्या दिखा रहा है, ये वाला फील्ड आपको दिखा रहा है कि यस एक फील्ड है जो इस पर्टिकुलर फील्ड इस पर्टिकुलर रिंग से पास कर रही है, इस पर्टिकुलर रिंग से पास कर रही है। तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई ऐसा एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या कोई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो साइक्लिक है और जो इस रिंग के मतलब परपेंडिकुलर प्लेन में कहीं ना कहीं है, जिस कारण से ये वाला एक इंड्यूस फील्ड हमें मिल रहा है। अगर मैं थोड़ा और करेक्ट करना चाहूं तो इसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर मैं फ्लेमिंग रूल को, या जो आपको पता होगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल होता है, उसको लगाया जाए तो ये ऐसे करके अगर घूमेगा तो फील्ड ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये ऊपर की तरफ ये जाएगी और इस तरह से। तो इस तरह से कुछ हमने कुछ ऐसा सब्सटेंशियल बताया कि यार इसके अंदर ना एक रिंग है और रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और इससे एक चीज सामने प्रूव हुआ कि भैया एरोमेटिसिटी होने के लिए ये होना जरूरी है, मतलब देयर शुड बी रेजोनेंस इन द कंप्लीट रिंग। अगर कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस नहीं होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो तुमको एक इलेक्ट्रिक करंट साइक्लिक लूप में मिलेगा नहीं। अगर वो साइक्लिक लूप में नहीं मिलेगा तो आप इस तरह से ऐसे करके फील्ड भी इमेजिन नहीं कर सकते। तो मतलब इन चीजों को, इन पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। और क्या देखा गया, सेकंड पॉइंट और है कि एक हकल रूल का क्या यूज है, मतलब ये हकल रूल कहां से आया, तो देखना ध्यान से हकल रूल कहां से आता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, आई मीन हमने देखा कि इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। सर कैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बेटा आपने जानते होंगे 3 डबल बॉन्ड होते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और सबके सब कॉन्जुगेशन में है। अगर सबके सब कॉन्जुगेशन में तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि 1 2 तो यहां हो गया, क्यों, क्योंकि ये सबसे लो एनर्जी लेवल है। फिर उसके बाद बचे हुए 4 जो हैं वो मैंने यहां पे डाल दिए, बचे हुए 4 मैंने यहां पे डाल दिए, तो कितने हो गए, 6 हो गए, राइट। बचे हुए 4 मैंने यहां पे डाल दिए तो 6 हो गए। अगर मान लो 6 नहीं होते, लेट सपोज 4 होता, ऐसा होता, लेट सपोज 4 होता, तो फिर 4 होता तो हमें 2 अनपेयर्ड मिल रहे होते, हमें 2 अनपेयर्ड मिल रहे होते। और अगर हमें 2 अनपेयर्ड मिल रहे होते तो फॉर श्योर जो स्टेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली कम होती। अभी इस वाले केस में अगर आप देखो तो इट्स काइंड ऑफ क्या, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, वेयर एज इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो इट्स इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन। तो वैसे केस में आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से स्टेबिलिटी बढ़ गई, फिर जब मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूंगा फिर से स्टेबिलिटी घट जाएगी, फिर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा फिर से बढ़ जाएगी। तो मतलब जब तक हम ऐसे थे, देखो जब तक हम ऐसे थे तो हम 4n को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसे हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो हमने 4n+2 को सेटिस्फाई किया, फिर जैसे हमने 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया फिर से हम 4n को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फिर जैसे हमने 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया फिर हम 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बातों को समझो, यहां फिर से दिखा रहा हूं 4n और 4n+2 क्या है। देखो जब हम ऐसा करके रखे हुए हैं तो हम 4n सेटिस्फाई कर रहे हैं। सर कैसे, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 1, बिल्कुल एंटी एरोमेटिक कंडीशन सेटिस्फाइड। लेकिन जैसे हमने इसमें +2 किया तो 4n+2 आ गया और ये फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन। फिर से हम 4n कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर जैसे हमने 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड किया फिर से हम आ गए कहां पर, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये जो मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स बहुत समय तक काम करती नहीं है। क्यों नहीं काम करती है, क्योंकि जब तुम्हारे पास 10-10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फॉर श्योर ये रिंग 6 मेंबर की नहीं होगी।
अगर यहाँ पे तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो ये रिंग 6 मेंबर की नहीं होगी, फिर रिंग 10 मेंबर की होगी। और जब 10 मेंबर की रिंग होगी तो फॉर श्योर वहां पे और बहुत सारे हर्डल्स होंगे। हर्डल का मतलब हो सकता है कि वो स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो जाए कि वो आउट ऑफ द प्लेन हो जाए, मतलब उसके हिंड्रेंसेस बढ़ जाएं, 2 हाइड्रोजन पास में आ जाए, हिंड्रेंस बढ़ा ले। या हो सकता है कि यार मान लो मैंने बोला कि ये एंटी एरोमेटिक कंडीशन है, बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन मेरे को दिख रहे हैं, 4n = 8 तो n = 2 हो गया, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो मतलब ये एंटी एरोमेटिक कंडीशन है। लेकिन इस एंटी एरोमेटिसिटी को लूज करने के लिए हमारे पास क्या है, तो चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन पाए होने का मतलब है कि रिंग जो है वो 8 मेंबर की है। अगर 8 मेंबर की रिंग है तो वो चाहेगा कि रिंग को हल्का सा ट्विस्ट मार दें ताकि वो एंटी से नॉन हो जाए, क्योंकि एंटी के लिए कंडीशन है देयर मस्ट बी प्लेन, राइट। मतलब 8 का मतलब हो गया कि तुम्हारी रिंग कुछ ऐसी होगी, तुम्हारी रिंग कुछ ऐसी होगी, ये हो गई रिंग। अब इस रिंग में 2 4 6 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो कंडीशन है ये कौन सी वाली है, ये वाली कंडीशन है। इससे पहले जो मैंने बनाया था ओनली व्हाइट व्हाइट से, वो कौन सी कंडीशन थी, ये वाली थी। और जब हमने रेड वाले को, मतलब जब हमने, चलो एक काम करता हूं मैं इसको थोड़ा सा और ये कर देता हूं। देखो अभी जब हमने इसमें हमने दूसरा कलर ले लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने यहां पर ले लिया ग्रीन, ठीक है। अब देखो, अब जो कंडीशन है ये वाली है। जब हमने ग्रीन इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो ये वाली थी, और जब हमने रेड इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो ये वाली थी। अब क्या डिफरेंस है सब में, तो पहले वाले में क्या था, जब व्हाइट व्हाइट था, ये 4 मेंबर की रिंग थी, तो ये चाह के भी आउट ऑफ द प्लेन नहीं हो सकते, तो ये बेचारे मजबूरी में एंटी एरोमेटिक हो, बिकॉज दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, जिस कारण से स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम हो गई। फिर जैसे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो रिंग का नंबर में, रिंग में कार्बन के नंबर भी बढ़े, क्योंकि यहां तो हम ऐड कर नहीं सकते। अगर हम ऐड करेंगे तो हम रेजोनेंस को फॉलो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज साइकिल में रेजोनेंस होना जरूरी है। अगर हमने लेट्स सपोज 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने के बाद ये कार्बन sp हो गया, और sp कार्बन कभी भी 90 एंगल पे तो हो नहीं सकता। तो मतलब ये हो गया कि मुझे रिंग में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने पड़ेंगे। जब हमने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाया तो फिर हम यहां पहुंचे रेड वाले कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अब स्टेबिलिटी आ गई, फुलफिल्ड हो गया। फिर हमने जब ग्रीन इंट्रोड्यूस करा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब रिंग का साइज 8 इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन का हो गया, क्योंकि मैं इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो कर नहीं सकता, तो 2 कार्बन बढ़ाने पड़ जाएंगे। 2 कार्बन मैंने बढ़ा दिए, जैसे मैंने 8 कार्बन किए तो ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तुम्हारे पास। इसको बोलते हैं 8 एनुलीन, एनुलीन 8। बेसिकली जितने भी ये कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम होते हैं ना, सबको एनुलीन कहते हैं। ये एनुलीन 4 है, एनुलीन 6 है, इसका नाम एनुलीन 8 है। एनुलीन 6 का दूसरा नाम है बेंजीन। तो अगर मैं एनुलीन 8 की बात करूं तो यहां पे फिर से एंटी एरोमेटिक हो चुका है। अब इसकी एंटी एरोमेटिसिटी हटाने के लिए ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है, और ये टब स्ट्रक्चर ले लेता है। तुम लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, पढ़ा भी होगा हो सकता है। टब स्ट्रक्चर ले लेता है जस्ट टू अवॉइड दिस एंटी एरोमेटिसिटी, क्योंकि अभी इसके पास चॉइस है, ये अपने आप को ट्विस्ट कर सकता है, बिकॉज मेंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो गए। और मैंने बताया था जब फैमिली में मेंबर ज्यादा हो जाते हैं तो फैमिली में लोगों के ऊपर होल्ड कम हो जाता है, माँ बाप का होल्ड बच्चों पे कम हो जाता है, तो यहाँ वहां बिखरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तो बिखरने से स्टेबिलिटी आ गई, यहाँ पे चाह के भी बिखर नहीं पाएंगे, बिकॉज बहुत कम नंबर ऑफ कार्बन है इसके अंदर। और ये बिखरना क्यों चाहेंगे भाई, स्टेबल है, ऑक्टेट आई मीन फुलफिल्ड है, तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है, उसके बाद तुम्हारा हुक्कल रूल फॉलो हो रहा है, तुम्हारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, बहुत सारी बातें हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो ये समझ में आया 4n+2 के, वो +2 कहां से आ रहा है, वो +2 यही है, ये +2 यही है। तो इस कारण से इस तरह से ना सारे मॉलिक्यूल को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि तुम देखो ना यहां से यहां आने में ही इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई। अब यहां देखो, ऐसा होने के बावजूद, अनपेयर्ड होने के बावजूद ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि अब अगला कंडीशन आ गया, क्या, प्लेन को लॉस होने वाला। कोई भी चीज एंटी एरोमेटिक बनना नहीं चाहता, किसी तरह से भी एंटी एरोमेटिक को छोड़ना चाहता है। बात समझ में आ रही है? तो ये 4n के बाद +2 समझ में आया क्या? +2 क्या है समझ में आ गई? रेड वाला जो तुमको दिख रहा है ना कार्बन, आई मीन इलेक्ट्रॉन, यही +2 है। उसके बाद से अगर मान लो हमने 2 और ऐड कर दिया, फिर से तो एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता इसमें। क्यों नहीं पता सर? इसीलिए क्योंकि अब 10 मेंबर कार्बन है। अब वो होगा कि नहीं होगा, वो स्ट्रक्चर बना के समझ में आएगा। मुझे पता है बट तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें बताऊंगा नहीं, वो स्ट्रक्चर बना के समझाऊंगा क्या है वो।
वो उसको बोलेंगे एनोलिन 10। वो क्या होता है वो आगे करेंगे बात समझ में आ रही है? तो ये जो दो बाद में मैंने ऐड करा ये +2 वाला इलेक्ट्रॉन है, ये जो दो बाद में मैंने ऐड अभी किया है ना, ये +2 वाला इलेक्ट्रॉन है जिसे एरोमेटिसिटी वापस आएगी। देखो आनी चाहिए, अब आएगी कि नहीं आएगी वो तो बात की बात है। क्लियर है? तो ये पहला रेड वाला +2 है, ये दूसरा भी +2 है। सर आपने इनिशियली 3 ऑर्बिटल ही क्यों लिए थे? इनिशियली 3 ऑर्बिटल ही क्यों लिए थे? मतलब 3 क्यों लिए थे? जरूरत ही नहीं थी उससे ज्यादा की बेटा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ही पाए ऑर्बिटल्स में मेरे पास है, पाए के 6 इलेक्ट्रॉन्स ही तो मेरे पास है यहाँ पे। So sir, if compound is anti-aromatic, will also be paramagnetic because of unpaired electron? Yes, anti-aromatic compounds जो होते हैं वो paramagnetic बिल्कुल। सर एनोलिन 4 एंटी से नॉन क्यों नहीं हो पाता? एनोलिन 4 एंटी से नॉन होता है ऐसा नहीं है नहीं होता, लेकिन वो डायमेराइजेशन करता है। आगे की बात करेंगे बेटा, वो डायमेराइज करके करता है, वो अपने स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकता बिकॉज ये 4 मेंबर का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेन डेवलप नहीं है, तो ये आराम से सस्टेन करते हैं। लेकिन सस्टेन करते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर, मतलब सस्टेन नहीं करते हैं एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये डायमेराइज कर लेते हैं अपने आप को, बट वो अलग चीज है। एंटी से ये नॉन बनते हैं लेकिन तरीका अलग होता है, आउट ऑफ द प्लेन नहीं जाते। जैसे ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया ना, ये आउट ऑफ द प्लेन नहीं जाएगा, ये डायमेराइज हो जाता है, और ये डायमेराइज होके कुछ ऐसा बना लेगा, ये डायमेराइज होके ऐसा बना लेगा, ऐसा। बीच में ये पाई बॉन्ड मत समझ लेना, नजदीक नजदीक दिख रहा है तो ये ऐसा बना लेगा। आपने एनुलिन क्या बताया था बेटा? एनुलिन आगे आएगा, डोंट वरी। कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम को हम एनुलिन कहते हैं बेटा, वो कार्बन के नंबर पे डिपेंड करता है वो कौन सा एनुलिन है। जैसे ये एनुलिन 4 है, ये एनुलिन 6 है, ये एनुलिन 8 है, ऐसे एनुलिन 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, 16 होता है, 18 होता है, 20 होता है, 22 होता है, ढेर सारे एनुलिन होते हैं। क्या सबको क्लियर है? देखो एंटी एरोमेटिक सब्सटेंस को हम आइसोलेट नहीं कर पाते रूम टेम्परेचर पे, बहुत लो टेम्परेचर पे आइसोलेशन पॉसिबल है, इसका भी आइसोलेशन होता है बट एट वेरी लो टेम्परेचर, जहां हल्का से टेम्परेचर बढ़ेगा ये डायमेराइज कर जाता है। सर अभी आपने 4 वाले के साथ क्या करा? ये डायमेराइज करा बेटा, इसको ये आगे करेंगे ना, ये तुम इसके ऊपर मत जाओ, इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी से नॉन बनेगा, क्या कंडीशन होगा, कैसे बनेगा, सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है? लेकिन अगर मेरे से कोई पूछेगा, मैं इसलिए यहाँ पे नहीं बोल रहा बिकॉज तुम फिर अपना ज्ञान लगाने लगोगे, दिमाग लगा दोगे फालतू में और फिर सब गलत करके आ जाओगे। कोई पूछेगा ये क्या है तो बोलना है एंटी एरोमेटिक। नॉन वन का दिमाग मत लगाना, सर नॉन होगा क्यों, डायमेराइज कर लेगा अपने आप को। अबे तुमको किसी ने बोला डायमेराइज करना है? किसी ने बोला क्या? नहीं। रिएक्शन जब अपन कभी करते हैं तो इसको डायमेराइज करना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली हम इसको आइसोलेट ही नहीं कर सकते, रिएक्शन कंडीशन पे ये आइसोलेट होता ही नहीं है, ये खुद ब खुद डायमेराइज हो जाता है। वो क्या कैसे होता है अलग चीज है। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको देख के ये दिमाग में लाके खुद को नॉन एरोमेटिक मत बताना, ना एग्जामिनर को बताना, इसको देख के यही दिमाग में लाना और इसके बारे में ही बताना कि ये एंटी एरोमेटिक है, बिकॉज इट फॉलोज 4n इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन। 4n इक्वल्स टू 4 हो गया तो n इक्वल्स टू 1 हो गया, बिल्कुल ये एंटी एरोमेटिक हो गया। चलो ये करेंगे इसके ऊपर बात, अभी टेंशन मतलब है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, लगभग 100+ क्वेश्चंस करेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक के ऊपर, बिल्कुल क्लियर होगा। ऐसा कुछ होगा जो भाई तुमको मैं पढ़ाऊंगा और तुम तक वो बात नहीं पहुंचेगी, ऐसा तो होगा नहीं। इतने क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे कि ऐसी की तैसी कर देंगे क्वेश्चन की एरोमेटिसिटी की, धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है भैया, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड नाइट।